दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे सीएमपीडीआई आईपीओ के बारे में। तो चले जानते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। आईपीओ जल्द ही ओपन होने वाला है, तो चले जानते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स की बात की जाए तो आईपीओ 20 मार्च से ओपन होने वाला है और ये 24 मार्च को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 30 मार्च होने वाली है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस ₹172 रखा गया है। आईपीओ में 80 शेयर्स का लॉट होने वाला है। यह आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए ₹8 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1842 करोड़ का है और आईपीओ के जरिए 10,71,00,000 शेयर सेल किए जाएंगे। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लेकिन इस आईपीओ में एम्प्लॉय पोर्शन और शेयर होल्डर पोर्शन भी है, तो ऐसे में जो क्यूआईबीज का पोर्शन है वो 42.50% रहेगा। रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 29.75% का पोर्शन होने वाला है और एचएनआईज के लिए 12.75% का पोर्शन रहेगा। एम्प्लॉयज़ के लिए आईपीओ में 5% का पोर्शन होने वाला है और शेयर होल्डर्स के लिए करीब 10% का पोर्शन रहेगा। तो जिनके पास भी इसकी पेरेंट कंपनी यानी कि सीएमपीडीआई की पेरेंट कंपनी है कोल इंडिया, तो जिनके पास भी पहले से कोल इंडिया के शेयर्स रहेंगे वे इस आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट उठा सकते हैं। यानी कि इस आईपीओ में आप दो एप्लीकेशंस लगा सकते हैं। एक आप रिटेल से लगाते हैं तो रिटेल के साथ ही आप शेयर होल्डर पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आप एचएनआईज पोर्शन से अप्लाई करते हैं यानी कि स्मॉल एचएनआईज या फिर बिग एचएनआईज पोर्शन से अप्लाई करते हैं तो साथ में आप शेयर होल्डर पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 80 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें ₹13,760 रहेगा। अब कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है और इसका नाम है सीएमपीडीआई यानी कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड। ये कंपनी 1974 में इनकॉर्पोरेट हुई है। अब ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी है और ये कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। इसको कोल इंडिया का ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि ये कोल माइनिंग के प्लानिंग और डिजाइनिंग से रिलेटेड काम करती है। अब कंपनी के अगर काम को देखें यानी कि कंपनी क्या काम करती है, तो सबसे पहला तो हो जाता है कि कंपनी कोल एक्सप्लोरेशन करती है, यानी कि ये कंपनी सर्वे करने का काम करती है कि कहाँ कहाँ पर कोयला है। दूसरा हो जाता है माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग, यानी कि जो नए कोल माइंस है तो उनकी डिजाइनिंग करना, यानी कि वहाँ पर किस तरह से खुदाई वगैरह करनी है उसका पूरा का पूरा जो रोड मैप है यानी कि जो प्लान है वो तैयार करती है ये कंपनी। तीसरा हो जाता है कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो जो माइनिंग कंपनियां हैं तो उनको ये कंसल्टेंसी रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर अपने सर्विसेज देती है, तो इंडिया से बाहर भी कई सारे कंट्रीज के अंदर कंपनी अपने एडवाइसेस देती है, यानी कि एब्रॉड में भी अपने सर्विसेज देती है। फोर्थ है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, यानी कि माइनिंग से इन्वायरमेंट पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट को ज़्यादा नुकसान ना हो, तो इसके ऊपर भी ये कंपनी ही काम करती है। यानी कि इससे रिलेटेड जो असेसमेंट है या जो कंट्रोल प्लान है वो ये कंपनी बनाती है। फिफ्थ है जियोलॉजिकल और ड्रिलिंग सर्विसेज। तो ज़मीन की जो जियोलॉजी स्टडी है वो ये कंपनी करती है, यानी कि ड्रिलिंग से पहले ये सारा कुछ देखा जाता है कि कंपनी खुदाई के लिए उपयुक्त है या फिर नहीं है, यानी कि वहाँ पर खुदाई की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती है। क्योंकि काफ़ी बार अगर ज़मीन सही नहीं है तो वहाँ पर अगर खुदाई किया जाए तो वो ज़मीन धंस जाता है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें देखकर ही वहाँ पर खुदाई की जाती है। सिक्स होता है आईटी और इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। तो माइनिंग के लिए सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिसिस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है, तो उससे रिलेटेड जो पूरा का पूरा प्लान है वो ये कंपनी तैयार करती है। यानी कि कंपनी आईटी और इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी सॉल्यूशंस देती है। ये कंपनी इंडिया के अंदर कोल और मिनरल्स कंसल्टेंसी वाली एक लार्जेस्ट कंपनी है और इसकी अगर मार्केट शेयर की बात की जाए तो 61% का इसका मार्केट शेयर है। कंपनी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल जैसे जो कोल माइनिंग वाले स्टेट्स हैं यहाँ पर 7 रीजनल इंस्टीट्यूट्स को ऑपरेट करती है। तो ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं ये माइनिंग ऑपरेशन से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं तो उनको हैंडल करते हैं।
अब ये कंपनी न सिर्फ कोल माइनिंग से रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनको हेल्प करती है, बल्कि जो दूसरे मिनरल्स माइनिंग करने वाली कंपनियां हैं तो कंपनी उनको भी हेल्प करती है। तो कंपनी बॉक्साइट, कॉपर, मैग्नेटाइट, जिंक और इससे जो रिलेटेड एसोसिएटेड मिनरल्स होते हैं तो उनकी माइनिंग में भी हेल्प करती है, यानी कि उन कंपनियों को हेल्प करती है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस अच्छा है। ये अपने सेक्टर की एक लार्जेस्ट कंपनी है, यानी कि कंपनी का 61% का मार्केट शेयर है। तो काफ़ी बढ़िया कंपनी है। कंपनी न सिर्फ इंडिया के अंदर काम करती है बल्कि इंडिया से बाहर भी जो माइनिंग वाले कंपनीज हैं तो कंपनी उनको भी हेल्प करती है, यानी कि उनको भी कंसल्टेंसी रिलेटेड सर्विसेज देती है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल हैं। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का एसेट 1919 करोड़ का है, 24 में 2171 करोड़, 25 में 2682 करोड़ और फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में 2911 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का इनकम 1398 करोड़ का है, जो कि 24 में बढ़ के 1770 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 2177 करोड़ का है। फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में 1543 करोड़ का इनकम है। तो कंपनी के इनकम को देखें तो साल दर साल इसका इनकम बढ़ा है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 296 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 503 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में बढ़ के 666 करोड़ का हो चुका है। फाइनेंशियल 26 के 3 क्वार्टर में कंपनी ने 425 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। तो साल दर साल देखें तो प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ है। और यहाँ पर कंपनी के अगर पैट मार्जिन को भी देखें तो काफ़ी शानदार पैट मार्जिन है, यानी कि 13 से 14 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर 296 करोड़ यानी कि करीब 300 करोड़ का प्रॉफिट है। 1700 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर 500 करोड़ का प्रॉफिट है और 2100 करोड़ के प्रॉफिट के ऊपर करीब 600 650 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि शानदार पैट मार्जिन है। कंपनी के अगर इबिट्टा को भी देखें तो साल दर साल इसका इबिट्टा भी इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ को भी देखें तो इसका नेटवर्थ भी लगातार बढ़ा है और कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल इसका रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 2000 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व है। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल है। अब इसके केपीआई को देखें तो कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो ये काफ़ी शानदार है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन को भी देखें तो पैट मार्जिन भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है, यानी कि 27.60 का पैट मार्जिन है। ईबिटा मार्जिन भी काफ़ी बढ़िया है और प्राइस टू बुक वैल्यू भी 6.01 का है, तो ये भी अच्छा है। ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 9.34 का है, तो ईपीएस ओके है। पी मल्टीपल 18.41 का है। तो यहाँ पर कंपनी देखा जाए तो बहुत हाईली एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है, हालांकि बहुत सस्ता प्राइस नहीं है पर ठीक ठाक प्राइस रखा गया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, यानी कि इस आईपीओ में कोल इंडिया का जो स्टेक है वो 100% है और आईपीओ लिस्टिंग के बाद जो प्रमोटर का स्टेक है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कंपनी का मार्केट कैप 12,280 करोड़ का है। यह आईपीओ 20 मार्च को यानी कि फ्राइडे को ओपन होगा और ये 24 मार्च को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसकी 25 मार्च है, रिफंड डेट 27 मार्च, क्रेडिट डेट भी 27 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 30 मार्च को होने वाली है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो फिलहाल इसका प्रीमियम 22 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 80 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1760 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 13% से नीचे ही ट्रेड कर रहा है, हालांकि बहुत अच्छा प्रीमियम नहीं है, लेकिन कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। ये कंपनी अपने सेक्टर की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है, यानी कि आईपीओ में कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन अभी जो टाइमिंग है वो टाइमिंग सही नहीं है। यानी कि जिस तरह से मार्केट में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, अनसर्टेन मार्केट देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ की लिस्टिंग बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर हो ये कहना अभी से मुश्किल है। हालांकि आगे अगर मार्केट में थोड़ी तेजी आती है, यानी कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है और आईपीओ में बढ़िया रिस्पॉन्स आता है, तो हो सकता है कि आईपीओ की थोड़ी बढ़िया लिस्टिंग हो जाए। तो आगे देखना होगा कि मार्केट कैसा रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस के ऊपर होगी। तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले देख ले कि आईपीओ में किस तरह का सब्सक्रिप्शन आ रहा है, इसकी ग्रे मार्केट में कैसी डिमांड है, और उसके बाद ही डिसाइड करें कि आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। वैसे मैं आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट आपके लिए लेकर आती रहूंगी, तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।